हेलो फ्रेंड्स, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं राहुल चौधरी। आज हम बात कर रहे हैं कृषि विज्ञान के सस्य विज्ञान में अपना टॉपिक है मानसून। सबसे पहले बात करें मानसून, अरबी भाषा के शब्द मौसिन या मौसिन। मानसून अरबी भाषा के शब्द मौसिन या मलयालम भाषा के शब्द मॉनसून से लिया गया है। कई बार प्रश्न पूछा गया कि मानसून कौन सी भाषा का शब्द है या मानसून कौन सी भाषा से लिया, तो मानसून अरबी भाषा के, अगर अरबी भाषा ऑप्शन में नहीं तो आएगा मलयालम। आगे बात करें मानसून अरबी भाषा और मलयालम भाषा के शब्द मौसिन और मॉनसून से लिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऋतु, वर्षा, या हम कह सकते हैं पवनों की दिशा, क्योंकि संपूर्ण मानसून डिपेंड करता है पवनों की दिशा पर। अब हम बात करते हैं मानसून की परिभाषा। मानसून किसे कहेंगे? सभी को पता है कि जब मानसून कब होगा, जब धरातल से समुद्र की ओर हवा चलेगी और समुद्र से धरातल की ओर हवा चलेगी तो कहेंगे वे मौसमी पवनें जो 6 माह है धरातल से समुद्र की ओर छह माह है धरातल से समुद्र की ओर तथा 6 माह है समुद्र से धरातल की ओर बहती है। इसे कहेंगे मानसून। अब बात करें भारतीय उपमहाद्वीप। सबको पता है भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, इसलिए भारत को कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। की जलवायु मानसूनी है, इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, तो भारतीय कृषि को भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु मानसूनी है, इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि भारत में कृषि किस पर निर्भर करती है? मानसून पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानसून के प्रकार। भारत में मानसून 2 प्रकार का होता है। उत्तरी पूर्वी मानसून और दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। सबसे पहले बात करें जो शीतकाल में वर्षा होती है, शीतकालीन मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है शीतकालीन मानसून, और दक्षिणी पश्चिम को कहा जाता है वर्षाकालीन मानसून। वर्षाकालीन मानसून। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून की। उत्तरी पूर्वी मानसून, अगर बात करते हैं भारत की, तो भारत का मुख्य मानसून है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून भारत के तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में अक्टूबर नवंबर माह में वर्षा करता है।
या हम कह सकते हैं तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का मुख्य मानसून है, तो कौन सा है? उत्तरी पूर्वी मानसून। भारत का मुख्य मानसून है दक्षिण पश्चिम मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून को कहा जाता है शीतकालीन मानसून, या कह सकते हैं हम चक्रवाती मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून को शीतकालीन मानसून या चक्रवर्ती मानसून। अगर बात करते हैं संपूर्ण भारत की या संपूर्ण वर्षा की, संपूर्ण वर्षा का 15% भाग, संपूर्ण वर्षा का 15% भाग उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा प्राप्त होता है, और जो शेष रिमेनिंग 85% बचता है वो होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर प्रश्न पूछा जाता है उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, ऑप्शन में है राजस्थान, पंजाब व हरियाणा, यूपी व एमपी, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रखना उत्तरी पूर्वी मानसून मुख्य रूप से वर्षा करता है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून, इसे कहा जाता है वर्षाकालीन मानसून। वर्षाकालीन मानसून या संपूर्ण भारत का मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से संपूर्ण भारत में वर्षा तो होती है, सिर्फ तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र को छोड़कर, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पर किस मानसून से वर्षा नहीं होती, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पर वर्षा नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में होने वाली कुल वर्षा का, भारत में होने वाली कुल वर्षा का 80 से 85% प्राप्त होता है, और जो रिमेनिंग 15% बचता है वो होता है उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा। यहां तक ठीक था। अब हम बात करते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून से हिंद महासागर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून में जल आता है हिंद महासागर से। फिर बात करते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून 1 जून को भारत में प्रवेश करता है, और भारत में प्रवेश करेगा केरल के तट पर। तट किसे कहते हैं? सबसे पहले बात आती है तट। 2-3 जगह शब्द आ गया। तट किसे कहेंगे? वह क्षेत्र जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो या जल से घिरा हो, इस क्षेत्र को कहा जाता है तट। हमने बात की है 1 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है केरल के तट पर। यह राजस्थान में प्रवेश करता है 1 जुलाई के आसपास।
दक्षिणी पश्चिमी मानसून 1 जुलाई को राजस्थान में प्रवेश करता है और ये 15 सितंबर तक राजस्थान में वर्षा करता है। या हम कह सकते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून से 1 जून से 15 सितंबर तक, 1 जून से 15 सितंबर तक वर्षा होती है और ये मानसून 15 अक्टूबर तक भारत से लौट जाता है। अगर बात की जाए राजस्थान में प्रवेश की, तो राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवेश करता है 1 जुलाई को। भारत में प्रवेश की बात करते हैं तो 1 जून को प्रवेश करता है। भारत में प्रवेश करता है केरल से और राजस्थान में प्रवेश करता है बांसवाड़ा से। सबसे पहले राजस्थान में वर्षा होती है बांसवाड़ा दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा। दक्षिण पश्चिमी मानसून 1 जून को आता है, 1 जून को, और 15 सितंबर तक लौट जाता है। इसके बाद बात करें तो दक्षिण पश्चिमी मानसून 15 अक्टूबर तक संपूर्ण भारत से लौट जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखाएं। दक्षिण पश्चिमी मानसून में होने वाली वर्षा 2 शाखाओं द्वारा होती है। पहली है अरब सागरीय शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी। शाखा। सबसे पहले हमने बात की थी मानसून की। मानसून में होने वाली 100% वर्षा, इस 100% में से 80 से 85% वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की। अगर बात करें पर भारत में कुल वर्षा 100% है तो उसमें 80 से 85% होगी दक्षिणी पश्चिमी मानसून और रिमेनिंग उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा होगी 15%। ठीक है। अगर दक्षिणी पश्चिमी मानसून को अगर 100% वर्षा मानते हैं, दक्षिणी पश्चिम से मानसून से होने वाली 100% वर्षा में से अरब सागरीय शाखा द्वारा होती है 80% वर्षा और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा होती है 20% वर्षा। यहां हम कह सकते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होने वाली कुल वर्षा का 80% भाग अरब सागरीय शाखा द्वारा और 20% भाग बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा प्राप्त होता है। इसके बाद हम बात करें पश्चिमी विक्षोभ। बात आती है पश्चिमी विक्षोभ किसे कहते हैं, तो उत्तरी भारत व मध्य भारत, उत्तरी भारत और मध्य भारत में जनवरी माह में, या हम कह सकते हैं दिसंबर जनवरी माह में होने वाली वर्षा। ध्यान रखना, उत्तरी भारत और मध्य भारत में दिसंबर जनवरी या सर्दियों में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होती है। विक्षोभ और पश्चिमी विक्षोभ द्वारा दिसंबर जनवरी माह में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। मावट कहा जाता है। उत्तरी भारत और मध्य भारत की बात की जाए, अगर प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान में सर्दियों में होने वाली वर्षा कहलाती है, या सर्दियों के आसपास दिसंबर जनवरी माह में, राजस्थान में दिसंबर जनवरी माह में होने वाली वर्षा कहलाती है तो उसे कहेंगे मावट। और ये वर्षा या मावट
मावठ जो सर्दियों में फसल होती है या रबी की फसल, के लिए अति महत्वपूर्ण है। या हम कह सकते हैं चना, गेहूं, सरसों या रबी की फसलों के लिए मावठ अति महत्वपूर्ण या बहुत कारगर सिद्ध होती है। नेक्स्ट हम बात करें अल नीनो। अल नीनो, अल नीनो किसे कहते हैं? अल नीनो की बात करें, जब अल नीनो आता है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून कमजोर हो जाता है। अल नीनो से क्या होगा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून कमजोर हो जाता है और इससे औसत वर्षा से कम वर्षा होती है। भारत की बात करें तो अल नीनो किसको कहेंगे? इस अल नीनो के प्रभाव से दक्षिणी पश्चिमी मानसून कमजोर हो जाता है और औसत वर्षा से कम वर्षा होती है। या हम कह सकते हैं राजस्थान में या भारत में सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। अल नीनो इफेक्ट से क्या होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून कमजोर हो जाता है और औसत वर्षा से कम वर्षा प्राप्त होती है और सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर बात करें भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, भारत में सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी, मनसीवराम, जो राज्य है मेघालय में पड़ता है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मेघालय, मनसीवराम या चेरापूंजी। नेक्स्ट बात करें राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू, जो राज्य सिरोही जिले में है। माउंट आबू सिरोही जिले में। अगर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा जाता है तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ में। अगर न्यूनतम वर्षा की बात करें, न्यूनतम वर्षा वाला जिला, तो न्यूनतम वर्षा वाला जिला है जैसलमेर। अगर बात करते हैं हम भारत में वर्षा दिन, भारत में औसत वर्षा दिन है 130, या हम कह सकते हैं भारत में लगभग 130 दिन सालाना वर्षा होती है। अगर यही बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा दिन है 30, या राजस्थान में 30 दिन की वर्षा होती है। अगर बात करें वर्षा दिन की, वर्षा दिन, वर्षा दिन किसे कहेंगे? यदि किसी दिन 2.5 mm से अधिक वर्षा होती है। अगर किसी दिन 2.5 mm से अधिक वर्षा होती है तो उसे वर्षा दिन कहेंगे। एक आता है फसल वर्षा दिन। यदि किसी दिन 5 mm से अधिक वर्षा होती है तो उसे कहेंगे फसल वर्षा दिन। अगर बात की थी हमने 30 दिन, राजस्थान में ऐसे 30 दिन है जिन दिनों में 2.5 mm से अधिक वर्षा होती है और इन दिनों की संख्या भारत में है 130। तो भारत में औसत वर्षा दिन, वार्षिक वर्षा दिन 130 और राजस्थान में है 30। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायुमंडल। वायुमंडल किसे कहेंगे? सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। सभी को पता है पृथ्वी के चारों ओर रंगहीन, स्वादहीन व गंधहीन गैसों का आवरण। सबसे पहले बात की थी वायुमंडल की। वायुमंडल किसे कहेंगे? पृथ्वी के चारों ओर रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैसों का जो आवरण है उसे कहेंगे वायुमंडल। फिर बात करते हैं वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की मुख्य 4 परतें हैं।
पहली है शोभ मंडल, सबसे निचली परत है वो है शोभ मंडल। दूसरी है समताप मंडल, तीसरी है मध्य मंडल और चौथी है आयन मंडल। अगर हम बात करते हैं धरातल से, तो धरातल पर सबसे नीचे या पृथ्वी की सतह से बात करें तो पृथ्वी की सतह से सबसे निचली परत है शोभ मंडल, या धरातल के सबसे नजदीक वाला मंडल है वो कहेंगे शोभ मंडल। शोभ मंडल के ऊपर पाया जाता है समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर है मध्य मंडल, और मध्य मंडल के ऊपर है बहिर्मंडल, या इसे कहते हैं आयन मंडल। अगर बात करें धरातल से ऊंचाई की, तो धरातल से लगभग 8 से 18 किलोमीटर शोभ मंडल की ऊंचाई है, 8 से 18 किलोमीटर। 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक है समताप मंडल, 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक है मध्य मंडल, और ऊपर 1600 किलोमीटर तक है बहिर्मंडल। हमने बात की थी धरातल में जो गैसें हैं, सबसे पहले धरातल के सबसे नजदीक वाला मंडल है शोभ मंडल, शोभ मंडल के ऊपर समताप, समताप के ऊपर मध्य मंडल और बहिर्मंडल। अब देखते हैं सबसे पहले शोभ मंडल। सबसे पहले शोभ मंडल कहेंगे किसे? वह मंडल जो धरातल के सबसे नजदीक है या सबसे पास है, और इसकी ऊंचाई, शोभ मंडल की ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर। देखना 8 किलोमीटर है ध्रुवों पर और 18 किलोमीटर है भूमध्य रेखा पर, या इसे कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा धरातल से अगर शोभ मंडल की ऊंचाई देखते तो 8 से 18 किलोमीटर है, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 80 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मौसम संबंधित संपूर्ण घटनाएं, और मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, बार बार पूछी जाती है। मौसम संबंधित संपूर्ण घटनाएं वायुमंडल के कौन से मंडल में होती है? तो शोभ मंडल। अब संपूर्ण घटनाएं कौन सी होगी? बादल, वर्षा, कोहरा आदि जो भी वर्षाएं हैं, या अपन कृषि कार्य भी कर सकते हैं। कृषि कार्य भी कहाँ होता है? शोभ मंडल में। यहां बात की थी हमने मौसम संबंधित संपूर्ण घटनाएं कहाँ होती है? शोभ मंडल में संपूर्ण होती है। इसलिए इस मंडल को मौसमी घटनाओं का चलचित्र कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है मौसमी घटनाओं का चलचित्र कौन से मंडल को कहा जाता है? तो शोभ मंडल को। मौसम संबंधित संपूर्ण घटनाएं कहाँ होती है? शोभ मंडल में। शोभ मंडल की ऊंचाई है 8 से 18 किलोमीटर। 8 किलोमीटर है ध्रुवों पर, 18 किलोमीटर है भूमध्य रेखा पर। इसके बाद बात आते हैं शोभ मंडल का औसत तापमान। शोभ मंडल का औसत तापमान, शोभ मंडल का औसत तापमान है -14 डिग्री सेंटीग्रेड। -14 डिग्री सेंटीग्रेड या अगर बात करें शोभ मंडल का न्यूनतम तापमान, तो शोभ मंडल का न्यूनतम तापमान है -60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम बात करते हैं
सौरमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। जब सौरमंडल में धरातल से ऊपर की तरफ जाएंगे तापमान घटेगा। इस तापमान घटने की दर है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर या प्रति किलोमीटर, या हम कह सकते हैं 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फीट। हमने बात की थी सौरमंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आएगी, और इस तापमान में कमी की दर है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर और 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फीट। इस तापमान घटने की दर को कहा जाता है तापमान ह्रास दर। तापमान ह्रास दर, टेम्परेचर लैप्स रेट, तापमान ह्रास दर। और घटने की दर 6.5 डिग्री प्रति किलोमीटर, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर और 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायुदाब की। बात की हमने वायुदाब की। सौरमंडल में ऊंचाई घटने के साथ साथ वायुदाब भी घटता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वायुदाब घटेगा। अब हम बात करते हैं सौरमंडल में लगभग 75% गैसें व संपूर्ण जलवाष्प निवास करती है। अगर हम पूरे वातावरण की बात करते हैं या पूरे वायुमंडल की बात करते हैं, पूरे वायुमंडल में अगर 100% गैसें हैं तो उनमें से लगभग 75% गैसें रहेगी सौरमंडल में और संपूर्ण जलवाष्प रहेगी सौरमंडल में। अगर बात करें वायुमंडल के कुल भार का 85% सौरमंडल में, वायुमंडल के कुल भार का लगभग 85% कहाँ रहता है? सौरमंडल में। अब ध्यान रखना सौरमंडल से पूछे जाते हैं प्रश्न। सबसे पहले पूछा जाता है सौरमंडल की ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर, 8 किलोमीटर है ध्रुवों पर, 18 किलोमीटर है भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट बात करते हैं सौरमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है और वायुदाब भी घटता है। तापमान घटने की दर है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर और 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फीट पर। इसे कहा जाता है तापमान ह्रास दर। सौरमंडल का औसत तापमान है -14 डिग्री सेंटीग्रेड और सौरमंडल का न्यूनतम तापमान या ऊपरी सीमा पर, सौरमंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान है -60 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर पूछा जाता है मौसम संबंधित संपूर्ण घटनाएं होती है, तो मौसम संबंधित संपूर्ण घटनाएं होती है सौरमंडल में। अगर प्रश्न पूछा है कि वायुमंडल की संपूर्ण जलवाष्प कहाँ निवास करती है, तो संपूर्ण जलवाष्प निवास करती है सौरमंडल में और लगभग 75% गैसें कहाँ रहती है? सौरमंडल में। वायुमंडल के कुल भार का लगभग 85% कहाँ होता है? सौरमंडल में। अगर प्रश्न पूछा जाता है कृषि संबंधित कार्य वायुमंडल की कौन सी परत में होता है, तो सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। ध्यान रखना कृषि संबंधित कार्य कहाँ होता है? सौरमंडल में। अब बात करते हैं
समताप मंडल। धरातल से पहली परत थी क्षोभ मंडल और धरातल से ऊपर दूसरी परत है समताप मंडल। अगर सबसे पहले प्रश्न होता है वायुमंडल की ऊंचाई है, तो वायुमंडल की ऊंचाई है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर में सबसे निचली वाली परत थी क्षोभ मंडल, जो हमने पढ़ ली है। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर आती है समताप मंडल। हमने बात की थी समताप मंडल की ऊंचाई होती है 18 से लेकर 50 किलोमीटर। 18 से लेकर 50 किलोमीटर। इसी दौरान धरातल से लेकर या धरातल से 50 किलोमीटर तक रहता है समताप मंडल। इसके मध्य 25 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है ओजोन परत। सबसे पहले बात करें समताप मंडल की ऊंचाई, तो ऊंचाई है 18 से 50 किलोमीटर। अगर प्रश्न पूछा जाता है समताप मंडल में प्रकाश की रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है, या पूछा जाता है वायुमंडल किस मंडल में प्रकाश की रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है, तो कौन से मंडल होगी? समताप मंडल में। समताप मंडल में उपस्थित एक परत है या गैस है, तो ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट यूवी रेस अल्ट्रावायलेट यूवी रेस से धरातल को बचाती है, धरातल पर सीधे आने से रोकती है। ओजोन परत की ऊंचाई मान जाती है, तो ओजोन परत की ऊंचाई मान जाती है 25 किलोमीटर। अगर प्रश्न पूछा जाता है वायुयान उड़ते हैं, वायुयान उड़ते हैं, तो वायुयान कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है समताप मंडल में। इसके बाद ऊपर वाला मंडल आता है मध्य मंडल। मध्य से 80 किलोमीटर। मध्य मंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर। और इसके बाद आता है बहिर्मंडल या आयन मंडल। 80 किलोमीटर से लेकर 50 से 80 किलोमीटर तक है मध्य मंडल, और 80 किलोमीटर 1600 किलोमीटर तक रहता है आयन मंडल। इसे ही कहा जाता है बहिर्मंडल। वातावरण की सबसे बाहरी परत या वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है? आयन मंडल। अगर प्रश्न पूछा जाता है, हमने बात की थी वायुमंडल की संपूर्ण वायुमंडल का लगभग 85% भार कहाँ पाया जाता है? क्षोभ मंडल में। और बाकी जो रिमेनिंग 15% बचता है वो कौन से में? तीनों मंडलों में। हमने बात की थी संपूर्ण गैसों के लगभग 75% गैसें कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में। 15% गैसें कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। और जो रिमेनिंग बचती है 10% वो कहाँ पाई जाती है? इनमें। जो भारी गैस होगी, अगर बात करें भारी गैसों की, तो भारी गैसें पाई जाती है नीचे वाले मंडल में, और जो हल्की गैसें हैं जो पाई जाती है ऊपर। सबसे हल्की गैसों की बात करें या आयन मंडल की बात करें, तो आयन मंडल में गैसें पाई जाती है हाइड्रोजन और हीलियम गैसें। हाइड्रोजन और हीलियम गैसें कहाँ निवास करती है? आयन मंडल या बहिर्मंडल में। अगर पूछा जाता है वायुयान के पहियों में कौन सी गैस पाई जाती है, तो ध्यान रखना कौन सी गैस पाई जाती है? हीलियम गैस। कौन सी गैस पाई जाती है?
हीलियम